ऑफ हैलोइकेन्स एंड हैलोइन्स। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडेशन के बिहार पर देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपको मिलेगा ऐसे हैलोइकेन्स या हैलोइन्स जिनमें हैलोजन sp3 एवरेज कार्बन से जुड़ा हो। हियर X मींस हैलोजन, कोई भी क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडिक की बात नहीं करते, रेडियो एक्टिव नेचर का है। तो ऐसे हैलोइकेन्स हैलोइन्स जिनमें हैलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होगा sp3 एवरेज कार्बन से, फर्स्ट कैटेगरी। अब इस फर्स्ट कैटेगरी में जो सब कैटेगरी है वो फर्स्ट है एल्काइल हैलाइड्स। कौन से? एल्काइल हैलाइड्स, जिनमें एल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन बॉन्डेड हो, बट जिस कार्बन से हैलोजन बॉन्डेड हो उसकी हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 हो। अब आप देखिए इस कार्बन को देखिएगा, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट आपको साफ नजर आ रही है। इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 है, इससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इसे किस कैटेगरी में रखेंगे? एल्काइल हैलाइड। क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा उसकी डिग्री क्या है? 1 डिग्री, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या नाम दिया गया बेटा? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। बिकॉज the hybridization state of carbon is sp3 and also this is a primary carbon, this is a 1 degree carbon, that's why this compound is in category of primary alkyl halide. Here the second case, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट आप देखिए sp3 है, इसकी भी डिग्री क्या? 1 डिग्री, प्राइमरी है, इसलिए भी क्या कहलाएगा? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। नेमिंग आप जानते हो, नेमिंग अभी यहां नहीं लिख रहे हैं, आसपास हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स की। आप जरा देखिए इस कार्बन को, यहां पर इस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 है, साथ साथ इसकी डिग्री 2 डिग्री है। पिछले लेक्चर में अभी आपने पहले इसके सुना है कि कार्बन की डिग्री आप कैसे पहचानते हो। इस कार्बन से देखिए 2 कार्बन जुड़ा है, ये 2 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पर हैलोजन 2 डिग्री कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री, क्लियर। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इसलिए ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा। यहां भी वही है, देखिए इसकी डिग्री 2, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अब आइए टर्शियरी एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। यहां पर बेटे इस कार्बन के हाइब्रिडेशन स्टेट देखो sp3, इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं टर्शियरी, इसलिए किस कैटेगरी में आएगा? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। ये भी आपका टर्शियरी एल्काइल हैलाइड कैटेगरी में। तो sp3CH टाइप्स में जो फर्स्ट था वो एल्काइल हैलाइड था, क्लियर। अब सेकंड आप देखिए एलिलिक हैलाइड्स। एलिलिक हैलाइड्स की पहचान है कि जिस कार्बन से हैलोजन बॉन्डेड हो उस कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप डबल बॉन्ड हो। माने जिस कार्बन से हैलोजन बॉन्डेड हो वो sp3 हो, लेकिन उसके बाद वाला कार्बन क्या हो बेटा? sp2, देन इट इज एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड की पहचान क्या है? जिस कार्बन से हैलोजन बॉन्डेड हो उसके हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 हो, उसका नेक्स्ट कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। इसीलिए बेटे इस ग्रुप को CH2 डबल बॉन्ड CH2 को एलिलिक ग्रुप बोलते हैं, एलिल ग्रुप बोलते हैं, क्लियर। जैसे आप देखिए यहां पर ये इस कंपाउंड का नाम क्या है? एलिल ब्रोमाइड, एलिल क्लोराइड। अगर Cl होता तो क्लोराइड हो जाता। यहां पर देखो इसके हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है? sp3, इसकी क्या होगी? sp2। एक एग्जांपल हो, यहां पर देखिए इस कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है? sp3। अब इसके बाद वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है? sp2। ये भी क्या हुआ? एलिलिक हैलाइड। यहां पर देखिए इस कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है? sp3। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है बेटा, ये कार्बन है। माने अगर इसको तुम तोड़ोगे तो ये तुम्हारी आंखों के सामने ऐसे दिखेगा, ये ऐसे है बेटा, इसी का स्ट्रक्चर है। आप देखिए sp3 sp2, ये भी किस कैटेगरी में आएगा? एलिलिक हैलाइड कैटेगरी में। आपके यहाँ जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें देखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में सारी चीजें आपको मिलेगी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको आईपीसी नेमिंग करनी हो, क्लासिफिकेशन बताना है कि कौन सा एलिलिक है, कौन बेंजिलिक है, कौन एल्काइल है, कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री है। तो ये एलिल की
पहचान क्या है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्डेड हो उसका नेक्स्ट कार्बन sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। माने जिस कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं sp3 होगा, लेकिन उसका नेक्स्ट कार्बन sp2 होना चाहिए। ये एग्जांपल हो गए। आप देखिए बेटा, जैसे ये हमारा है एलिल ब्रोमाइड, दिस इज द एलिल ब्रोमाइड। अब इस एलिल ब्रोमाइड में अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये क्या बन जाएगा, Br- अलग हो जाएगा और ये एलिल कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एलिल कार्बोकैटायन। जब आप देखिएगा इस एलिल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, अभी तक आपने पढ़ा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। मतलब अभी तक आपका माइंडसेट ये है कि सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन 3 डिग्री होता है। तो वो आपका जो माइंडसेट है उसको मुझे तोड़ना है, जो आपकी धारणा बनी हुई है उस धारणा में कुछ नई बातें जोड़नी है, आपको थोड़ा और जो है आपके लेवल को बढ़ाना है। ये आपका एलिल कार्बोकैटायन है बेटा। यहां देखिए रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी साफ साफ नजर आ रही है। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, इसका नेगेटिव आएगा, इसका नेगेटिव पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये भी एलिल कार्बोकैटायन है। फर्दर अगर हो आप देखिए फिर ये टूटेगा, फिर ये बन जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, कहां पर, एलिल कार्बोकैटायन में। तो ड्यू टू द रेजोनेंस एलिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। ड्यू टू रेजोनेंस एलिल कार्बोकैटायन इज मोर stable than 3 degree, 2 degree and 1 degree कार्बोकैटायन। क्लियर बेटा? तो ये हो गया हमारा कि एलिल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल क्यों होगा। एल्डिक हैलाइड्स के बारे में आपने क्लियर किया। एल्डिक हैलाइड सिंपल पहचान, sp3 से हाइड्रोजन होगा और उस sp3 कार्बन का नेक्स्ट कार्बन sp2 होगा। नाउ sp3CH टाइप्स की थर्ड वैरायटी है जिसका नाम है बेंजीलिक हैलाइड। आप समझ लीजिए ये बेंजीलिक ग्रुप है, माने बेंजीन के ऊपर CH2, बेंजीन के ऊपर CH2। अब उससे कुछ भी लगे, हाइड्रोजन लगे, OH लगे, कुछ भी लगे, ये बेंजीलिक ग्रुप है। दिस इज द बेंजीलिक ग्रुप। ये बेटा टॉलुइन होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 टॉलुइन। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ये बेंजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजील। एक हाइड्रोजन और रिप्लेस होगा, बेंजल, और एक और रिप्लेस हो जाएगा, बेंजो। बेंजिल, बेंजल, बेंजो। तो बेंजील कब है, जब बेंजीन के ऊपर CH2 है। अब जरा आप देखिए इस CH2 की एब्रेशन स्टेट क्या होगी, sp3। माने अगर जिस कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो sp3 है और नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो sp3 है और नेक्स्ट टू क्या है, बेंजीन रिंग, तब वो क्या कहलाएगा, बेंजीलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा, बेंजीलिक हैलाइड। जैसे यहां आप देखिए इसके CH2Cl, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड। अब देखिए जैसे ये बेटा बेंजिल ब्रोमाइड है, क्या है, बेंजिल ब्रोमाइड है। एक बिना निकल गया तो ये क्या बन गया, बेंजीलिक कार्बोकैटायन। अब आपका यहां पर एक और संदेह हम दूर कर देते हैं कि ये जो बेंजीलिक कार्बोकैटायन है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि इसका सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखिए आप, ये आपका बेंजीलिक कार्बोकैटायन है। ये देखिए बॉन्ड टूटेगा, इस पर नेगेटिव, तो यहां पर बेटा बन गया डबल बॉन्ड। नेक्स्ट ये ऐसे आपका आप इसका रेजोनेंस बनाते जाओगे। अब ये बॉन्ड यहां टूटेगा, यहां डबल बॉन्ड बन गया।
और फाइनली फिर ये टूट जाए तो आपका बेंजीन कार्बोकेटायन बन गया। आप जरा आप बताइए एल्डिक कार्बोकेटायन का ज्यादा रिलेटिव स्ट्रक्चर बनना है बेंजीलिक का, तो किसका रिलेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा है? बेंजीलिक का। इसलिए बेटे बेंजीलिक कार्बोकेटायन is more stable than allylic carbocation, is more stable than 3-degree carbocation, is more stable than 2-degree carbocation, is more stable than 1-degree carbocation. Decreasing order of stability, decreasing order of stability। ठीक, तो अगर पूछे कोई कि एल्डिक और बेंजीलिक कार्बोकेटायन में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो बेंजीलिक कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन एल्डिक कार्बोकेटायन ड्यू टू द मोर रिलेटिव स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन का फर्स्ट कैटेगरी हो गया sp3CH टाइप। अब हम सेकंड कैटेगरी लेंगे sp2CH टाइप। अब बेटा हम लोग देखेंगे ऐसे हैलोजेंस जिनमें हाइड्रोजन sp2 अटैच कार्बन से बॉन्डेड होगा, x माने कोई भी हाइड्रोजन। फर्स्ट केस है विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड, दिस इज द विनाइल ग्रुप, CH2 डबल बॉन्ड CH। यहां पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो सकता है। यहां पर चूंकि हम हाइड्रोजन से बात करते हैं, कोई हाइड्रोजन होगा, इसको हम विनाइल ग्रुप बोलते हैं। यहां पर आप देखिए इस कार्बन की हाइड्रोजन स्टेट sp2 है। यहां पर ये sp2 हाइड्रोलाइज्ड कार्बन से कौन जुड़ गया? क्लोरीन। तो क्या नाम हो गया इसका? विनाइल क्लोराइड। जहां पर हाइड्रोजन sp2 कार्बन से जुड़ा हो। यहां पर भी देखिए ये भी विनाइल है, क्योंकि इस कार्बन की हाइड्रोजन स्टेट sp2 है और इससे हाइड्रोजन जुड़ा है। क्लियर? तो ये आपके किस कैटेगरी कंपाउंड है? विनाइल हैलाइड्स। ठीक, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड इज अ इंपॉर्टेंट मोनोमर जिससे आप बनाते हो पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। दूसरा है डाइहाइड्स जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हो, और आपको मालूम होना चाहिए बेंजीन का हर कार्बन sp2 हाइड्राइड है। जैसे इसका नाम क्या है बेटा? ब्रोमो बेंजीन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? बेंजील ब्रोमाइड। ठीक है, यहां पर अब इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ये सब कैसे कंपाउंड है? ये सब एराइल हैलाइड्स है। डायरेक्टली यहां पर हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से जुड़ा है, माने बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा है, और बेंजीन रिंग का हर एक कार्बन क्या होता है? sp2 है। तो ये हो गया दो वैरायटी, विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड्स। अब देखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जितने हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे उसके भी आपको क्लासिफिकेशन। सबसे पहला मोनो हैलाइड्स, अगर एक हाइड्रोजन होगा जैसे CH3Cl एक हाइड्रोजन, CH3CH2Br एक हाइड्रोजन, ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड। हां, ये हो गया आपका 2 क्लोरोप्रोपेन, यहां पर एक हाइड्रोजन है। ये हो गया क्लोरोबेंजीन, एक हाइड्रोजन है। ये हो गया क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, एक हाइड्रोजन है। अब डाइहैलाइड्स की बात करते हैं जहां पर दो हाइड्रोजन हो, इसका नाम है डाइमिथाइल क्लोराइड, सॉरी डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl, CH2Cl, CH2Cl। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा रिस डाइक्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? रिस डाइक्लोरोमीथेन। यहां पर दो हाइड्रोजन 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, यहां पर भी दो हाइड्रोजन 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, तो ये सब किसकी कैटेगरी में आएंगे? डाइहैलाइड्स की। क्या नाम हो जाएगा इसका? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन। फिर बेटा ट्राई CH3 ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको आप क्या बोलते हो? क्लोरोफॉर्म। यहां CSI3 क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोफॉर्म।
अब देखिए यहाँ पर 3 है, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, इसका क्या नाम है 1 2 3 4, 1 2 3 ट्राई ब्रोमो ब्यूटेन। इस तरह से आपके ये ट्राई हैलाइड्स, यहां पर देखिए 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 3 हाइड्रोजन लगे हैं, ये भी आपका ट्राई हैलाइड हो गया। अब दूसरी कैटेगरी होता है जेम और विस डाइहैलाइड्स, जेमाइनल और विसिनल। अगर किसी कंपाउंड में, किसी कार्बन कंपाउंड में, किसी कार्बन चेन में X माने कोई भी हैलोजन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, if two same halogens are bonded with the same carbon then it is a geminal, geminal, CH3 CH Br2, क्या नाम हो जाएगा इसका जेम 1,1 डाइब्रोमोइथेन, ये जेम डाइहैलाइड हो गया। इसका क्या नाम हो जाएगा जेम 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो ये किस कैटेगरी में आएगा जेम डाइहैलाइड, when two same halogens are bonded with the same carbon। Second category is visyl dihalide, vicinal, when two same halogens, X माने हुए halogen are bonded with the adjacent carbon in a carbon compound, adjacent से होना चाहिए, बहुत दूर नहीं, adjacent carbon से, तो उसे vicinal dihalide। जैसे यहाँ पर आप देखिए CH2Cl CH2Cl 1,2 माने 1,2 की पोजीशन हाइड्रोजन की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 1,2 की पोजीशन हाइड्रोजन की होनी चाहिए, तब विसिनल डाइहैलाइड होगा। इसका क्या नाम हो जाएगा विस 1,2 डाइक्लोरो इथेन। अब देखो इसका क्या नाम हो जाएगा 1 2 3 विस 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो यहां पर आप देख रहे हो two same halogens are bonded with the adjacent carbon bonded with the 1 and 2 carbon, so it is a vis dihalide। तो इस तरह से आपका ये क्लासिफिकेशन हो गया हैलोजेन्स और हैलोएनिन्स का। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नेचर ऑफ CH बॉन्ड, नेचर ऑफ CH बॉन्ड। नाउ द नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हैलोजेन्स एंड हैलोइन्स। CH बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, आपने पढ़ा कि कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो यहां पर जो CH बॉन्ड है वो कैसा है, दिस इज द CH बॉन्ड, X मींस कोई भी हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इन CH X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C, रिजल्ट जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, एक्चुअली बॉन्ड मींस यहां पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आपको मालूम है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, माने इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। रिजल्ट X पर पार्शियल नेगेटिव और C पर क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मींस जो CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड इज पोलर इन नेचर। CH बॉन्ड कैसा होगा बेटा, पोलर इन नेचर। तो एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड माने हैलोजेन्स हैलोइन्स में जो CH बॉन्ड है वो पोलर नेचर का होगा। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं। क्यों होगा, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। अब देखिए जहां पर पोलैरिटी होगी वहां पर पोलैरिटी को मेजर करने के लिए डाइपोल मोमेंट यूज होता है। पोलैरिटी को मेजर करने के लिए हम लोग बेटा डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, और आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, और इसकी डायरेक्शन कहां होगी, डायरेक्शन इज फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी डायरेक्शन कहां होगी बेटा, डायरेक्शन होगी लोअर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ।
और आपको मालूम होगा इसको क्रॉस एरो से डिनोट करते हैं डाइपोल मोमेंट को। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू आपने पढ़ा Q इनटू D। Q क्या है? जो चार्ज आता है पार्शियल। और एक और बात समझ लीजिए आप लोग, जो जितना नेगेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा, जितना इस पर नेगेटिव आएगा उतना इस पर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव है इसके नेगेटिव का है, इसका जो नेगेटिव इसके पॉजिटिव का कारण है। जैसे आपने पापा की जेब से 500 की नोट मारी तो पापा की जेब से 500 की नोट कम हुई, आपकी जेब 500 नोट ज्यादा हो गई, बस इतना है। सेम वही बात यहाँ पर है, जितना इस पर नेगेटिव उतना इस पर पॉजिटिव। तो डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू Q इनटू D। चार्ज हो गया, D माने डिस्टेंस, डिस्टेंस माने ये बॉन्ड लेंथ, जो दूरी है इनके बीच, जितनी ज्यादा दूरी D उतना ज्यादा। लेकिन जब दूरी बढ़ेगी तो चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, याद रखिएगा। अब ये माइनस ना बना लिए, बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो डाइपोल मोमेंट बड़ा हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू Q इनटू D। अब जरा देखिए, आपको यहाँ पर समझाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल लिया CM, CCl, CBr, CI। मान लीजिए एक बॉन्ड है तो CF के बीच का है, L है, Br है, I है। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आपको पता चारों हाइड्रोजन है। आपको यह भी मालूम है क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। ठीक, तो इसका मतलब यह हुआ कि क्लोरीन पर ज्यादा नेगेटिव आएगा क्लोरीन से, ठीक, क्लोरीन पर ज्यादा नेगेटिव आएगा ब्रोमीन से, ब्रोमीन से का ज्यादा नेगेटिव आएगा आयोडीन से। बट जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इस बॉन्ड के का ज्यादा होगा, सॉरी इस Cl का डाइपोल मोमेंट इससे ज्यादा होगा, Cl का इससे ज्यादा होगा, और इस Br का इससे ज्यादा होगा। मतलब सीधी सी बात है, CH3F का नेट डाइपोल मोमेंट कम होगा CH3Cl से, और CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा CH3Br से, और साथ ही साथ ज्यादा होगा CH3I से। माने CH3I का डाइपोल मोमेंट सबसे कम होगा, ठीक। तो इन दोनों से ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? माने फ्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन में सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? क्लोरोमीथेन का, क्योंकि यहां पर बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी होगी, चार्ज में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसके, लेकिन बॉन्ड लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इसलिए CCl बॉन्ड का के कारण जो डाइपोल मोमेंट होगा वो CF बॉन्ड से ज्यादा होगा, ठीक, और CBr बॉन्ड के कारण और CI बॉन्ड के कारण जो डाइपोल होगा वो CCl से कम होगा, बट CBr का बॉन्ड डाइपोल मोमेंट CI से ज्यादा होगा। क्लियर? तो ये डाइपोल मोमेंट की बात है अगर हमारा हाइड्रोजन डिफरेंट है और कार्बन चेन सेम है। आप देखिए, आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया होगा और आप ये भी मालूम होना चाहिए डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो यहां देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है CH2Cl2 CH3 CCl4 में किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अब जरा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, आपका नीचे देखिए, ये CH2Cl2 का, CH3 का, CCl4 का। यहां देखिए CCl में इसके डाइपोल की डायरेक्शन ये है, इसके डाइपोल की डायरेक्शन ये है। अब दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर एक तरफ जाएगा तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां पर इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, इन दोनों के कारण नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हुई, बट क्लोरीन का अपोजिट डायरेक्शन में एक जा रहा है, ये तो उतना ज्यादा इफेक्ट करेगा नहीं, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट इससे कम होगा। यहां पर देखिए इसका डाइपोल इधर इधर, माने इन दोनों कारण नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर आप लोग पढ़े होंगे, इसके कारण डाइपोल की डायरेक्शन ये, इसके कारण डाइपोल, माने यहां पर अपोजिट, इसलिए CCl4 का नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। इसका नेट डाइपोल मोमेंट इससे कम होगा, माने सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट आपको कहां नजर आ रहा है? CH2Cl2 में। CH3 में क्यों हो गया? क्योंकि एक Cl कैंसिल आउट हो रहा है, यहां पर आप देखिए, इसलिए सबसे ज्यादा नेट डाइपोल मोमेंट किसका होगा? CH2Cl2
फिर CH और सबसे कम होगा इसका बेटा CCl4 का। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका हुआ? CH2 Cl2 का, फिर कम CH3 का, फिर सबसे कम CCl4 का 0। माने CCl4 एक तरह का नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पोलर बॉन्ड तो हो लेकिन उनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है, वो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर कैटेगरी में आते हैं, माने वो नॉन पोलर की तरह बिहेव करते हैं। इसीलिए CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। क्लियर? तो नेचर ऑफ CH बॉन्ड की बात करें, मैंने कहा CH बॉन्ड पोलर नेचर का होगा और ये पोलैरिटी वेरी करेगी। वेरी कैसे करेगी? विद द चेंज ऑफ हाइड्रोजन, और चूंकि पोलर है इसलिए इनका नेट डाइपोल मोमेंट होगा। अब नेट डाइपोल मोमेंट आपने पढ़ा है कि μ = q × d चार्ज इनटू डिस्टेंस के, जिसका चार्ज ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। जैसे मैंने आपका एग्जांपल लिया ClClC CClC BrCl, इसमें सबसे ज्यादा नेट डाइपोल मोमेंट किसका होगा? CCl बॉन्ड का। क्यों? क्योंकि Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से थोड़ी कम है, बट बॉन्डिंग थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो ओवरऑल q × d मैनेज हो जाता है, और जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो CH3Cl का सबसे ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी का आपको लिया, जो आपकी एक्सरसाइज का सवाल है कि CH2Cl2 CH3 और CCl4 में किसका नेट डाइपोल ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा होगा CH2Cl2 का, CH3 का, फिर और सबसे कम माने CCl4 का 0 होगा। ये मैंने स्ट्रक्चर बना के आपको समझाया। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा, दूसरा क्वेश्चन हम एनालाइज करते हैं। ये आपका क्लोरोबेंजीन है और ये आपका साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड है। अब आपसे पूछा जाए कि आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड व्हिच वन पॉसेस मोर डाइपोल मोमेंट एंड व्हाई? आप जरा गौर से समझिएगा इस बात को कि अभी आपने कहा कि डाइपोल मोमेंट q × d होता है। अब जरा आप देखिएगा, हम जब बात करेंगे क्लोरोबेंजीन की तो आप लोग पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं सब। यहां पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होती है, ये लोन पेयर देगा, तो आप देख रहे हो कि यहां पर बेंजीन रिंग और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। जरा भैया सोचो कि अगर पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी ना बाबू। अब बॉन्ड लेंथ छोटी होगी माने d की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो दोनों में चार्ज तो सेम आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों के लिए सेम होगा। किस दोनों के लिए? क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड के लिए। लेकिन क्लोरोबेंजीन में चूंकि बेंजीन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए इनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रिजल्ट डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट of chlorobenzene is higher than cyclohexyl chloride due to formation of partial double bond between हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन क्लोरीन है उसी का नाम लिखिए, between क्लोरीन एंड बेंजीन। ये 1 नंबर का सवाल और 1 नंबर का आंसर। तो इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन आया बेटा कि आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड व्हिच वन पॉसेस मोर डाइपोल मोमेंट एंड व्हाई, तो लिखोगे या सिंपल आ गया क्वेश्चन कि व्हाई द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज हायर देन साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, तो अभी आप ये क्वेश्चन करोगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ CH बॉन्ड, उसके भी पर आपने डाइपोल मोमेंट सीख लिया।
तो दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ हो सकता है कि व्हाई द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ एराइल हैलाइड्स आर हायर देन एल्काइल हैलाइड्स। तो वही नेचर होगा, एराइल हैलाइड में पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, एल्काइल हैलाइड में डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो सेम होगा बट डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ CH बॉन्ड। अब हम लोग चलेंगे हेलो एल्केन्स और हॉलोजेन्स की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। इस चैप्टर की बहुत सारे इंपॉर्टेंस है आपके जो है उसमें डेली के बिहेवियर में। जैसे आपने पढ़ा होगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन होता है आपकी बॉडी में सिक्रीट होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन का कंपाउंड है। आयोडीन क्या है, हैलोजन। माने थायरॉक्सिन जो है वो आयोडीन डेरिवेटिव है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का डिसबैलेंस होता है तो आपकी बॉडी में बहुत सारी डिजीज डेवलप होती है। गोइटर नाम सुना होगा आपने। क्लोरीन का डेरिवेटिव है क्लोरोक्वीन, मलेरिया की मेडिसिन है क्लोरोक्वीन, इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। आपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड में DDT का नाम सुना होगा, डाइक्लोरो डाइक्लाइल ट्राइक्लोरोइथेन का नाम सुना होगा। आपने गैमेक्सिन का नाम सुना होगा। ठीक, ये सब कैसे कंपाउंड है, ये सारे के सारे हैलोजेंस या हैलोरिन्स है। कहने का मतलब ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ये हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन और एरीन्स है। तो कहने का मतलब इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डेली की लाइफ में और आपकी जो सराउंडिंग है उसमें जो भी चीजें हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द हैं। अब हम शुरू करेंगे इस चैप्टर की में जो रिएक्शंस है, कैसे हम हेलो एल्केन्स और हैलोजेंस को प्रिपेयर करेंगे। ठीक, तो आप इतना तब तक तैयार करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। थैंक यू।